जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। आज 28 सितंबर है। आज ही के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में माता विद्यावती देवी और पिता किशन सिंह के घर एक शेर ने जन्म लिया, जिसकी दहाड़ ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। बात कर रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी, विचारक एवं लेखक शहीद आजम भगत सिंह जी की। भगत सिंह जैसा व्यक्तित्व युग युगांतर में एक बार जन्म लेता है। उनकी महानता के बारे में करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी श्रद्धांजलि के तौर पे आज हम उनके विचारों को आप लोगों से साझा करते हैं। भगत सिंह जी जब 12 साल की उम्र में थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो अपने घर से जलियांवाला बाग जाते हैं और वहाँ की मिट्टी को लेकर के प्रण लेते हैं कि जब तक हम इन नीच अंग्रेजों को यहाँ से भगा नहीं देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसी दिन से भगत सिंह जी के मन में एक दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति की भावना और भी मजबूत हो गई, और भी प्रबल हो गई। उसके बाद में उन्होंने जब नेशनल कॉलेज में, लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम चौरी चौरा कांड के बाद में एक पत्रिका लिखी थी, एक किताब प्रकाशित की, उसका नाम था विद्रोही। वो किताब स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही थी, मार्गदर्शन देने का काम कर रही थी। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि सारे युवा प्रेरित होकर के एकजुट हो रहे हैं और भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए एकता ला रहे हैं, तब उन्होंने भगत सिंह को सबसे पहली बार गिरफ्तार करवाया। उसके बाद में भगत सिंह के ये क्रांतिकारी विचार और भी आगे प्रस्फुटित होते रहे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। इस प्रदर्शन की अगुवाई लाला लाजपत राय ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद में उनका निधन हो गया। इससे भगत सिंह को बहुत गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या करने का प्लान बनाया, परंतु धोखे से सैंडर्स की हत्या हो गई और जेम्स स्कॉट बच गया। फिर उसके बाद में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने मिलकर दिल्ली के असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेजों के बहरे कान केवल बम के धमाके की आवाज़ सुन पाएंगे, बाकी उन्हें लोगों की अन्याय, लोगों की चीख पुकार और उनका जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। जब असेंबली में बम फेंका गया, उसके बाद में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। और फिर उसके बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे एक अंग्रेजी अफसर ने उससे पूछा कि ये इंकलाब का नारा क्या है और तुम्हारी शहादत के बाद में ये नारा कब तक बचेगा, ये नारा कब तक आगे बढ़ेगा, कौन इसे आगे बढ़ाएगा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जब तक कहीं जुल्म है और हमें याद है, तब तक इंकलाब जिंदाबाद है। वो अंग्रेजी अफसर स्तब्ध हो गया भगत सिंह की बातों को सुन करके। इसके बाद में भगत सिंह को जेल ले जाया गया, जहाँ पे उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ में बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें खाने के लिए सही भोजन नहीं मिलता है, उन्हें पढ़ने के लिए अखबार और किताबें नहीं मिलती हैं, साथ ही में उनके स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो अंग्रेजी कैदी होते थे, उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी। इस चीज़ को देख करके भगत सिंह बड़े खिन्न हुए और उन्होंने जेल को ही जंग का मैदान बना लिया। उन्होंने अपने साथी से कहा कि जेल भी हमारे लिए संघर्ष का मैदान है। वहीं से भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू की और उनकी यह भूख हड़ताल 116 दिन तक चली। इसी भूख हड़ताल में उनके साथी जतिन दास की मृत्यु हो गई। जहां विज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक जीवित रह सकता है, वहीं भगत सिंह ने 116 दिन तक जीवित रह करके विज्ञान को भी चुनौती दे दी। अंग्रेजी अफसर स्तब्ध थे। उन्होंने एक डॉक्टरों की टीम गठित की और इस चीज़ का निरीक्षण करने के लिए लेकर के आए कि आखिर भगत सिंह में क्या खास है जो ये बिना कुछ खाए पिए 116 दिन तक जीवित रह पाए। उन्होंने देखा, उन्हें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी में नहीं दिखाई पड़ा जो ये बता सके कि वो 116 दिन तक इस कारण से जीवित रह पाए। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम था, उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनके अंदर अपनों के प्रति प्रेम था, उनके अंदर जुनून था देश को आज़ाद कराने के लिए, जिसके लिए वो 116 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह पाए। इसके बाद में अंग्रेज झुके और उन्होंने भारतीय कैदियों को सुविधाएं मुहैया करवाई। फिर उनकी जीत हुई। भगत सिंह जी जेल के अंदर रह कर भी
युवाओं में इंकलाब की भावना को प्रेरित कर रहे थे। पूरा भारत इकट्ठा हो रहा था और भगत सिंह राष्ट्र नायक के रूप में उभर रहे थे। इस चीज़ से अंग्रेजी सरकार बहुत डरी हुई थी कि अगर भगत सिंह जी को रास्ते से नहीं हटाया गया तो बहुत जल्द ही हमारा भारत से बोरिया बिस्तरा बनना तय है। फिर इसके बाद में भगत सिंह जी चाहते थे कि भारत में एकता, सद्भावना और समानता हो, जिसमें जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण ना हो पाए, जो धनाढ्य वर्ग है वो कमज़ोरों को और दबा ना पाए। इस चीज़ से यहाँ के कुछ धनाढ्य लोगों को समस्या उत्पन्न हुई कि अगर भगत सिंह जी ने ऐसा कर लिया तो फिर हमारी भी जो लोगों पर रौब चलती है वो नहीं चल पाएगी। और इस चीज़ से लोगों ने षड्यंत्र रचा अंग्रेज़ों से मिल करके कि भगत सिंह को किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। और इसी डर से अंग्रेज़ों ने 24 मार्च 1931 को भगत सिंह जी की फांसी की तारीख निश्चित कर दी। उनके मन में डर साफ दिखाई पड़ रहा था कि अगर भगत सिंह जी एक बार आज़ाद हो गए, क्योंकि वो जेल के अंदर भी नहीं रुक रहे हैं, वो जेल के अंदर से भी युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, और अगर ये बाहर आ गए तो फिर समस्या और भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद में भगत सिंह जी फांसी की सज़ा सुन करके डरते नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसा लगता था कि मृत्यु उनको नहीं, वो खुद मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। फांसी की बात सुनकर उनकी माँ भावुक हो जाती हैं। वो भगत सिंह से मिलने जेल में आती हैं। भगत सिंह उनको शांत कराते हुए कहते हैं, तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। वो कहते थे अपनी माँ से कि तुम भगत सिंह की माँ हो, अगर ऐसे रोओगी आप तो फिर लोग क्या कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। इसलिए जब हमारी फांसी की सज़ा होगी तो हमारी जो पार्थिव शरीर है, हमारा जो पार्थिव शरीर है उसको भी लेने मत आना, उसको लेने के लिए छोटे भाई को भेज देना। फिर उसके बाद में अंग्रेजी सरकार इतना डरी हुई थी कि उसने भगत सिंह की फांसी को एक दिन पहले ही, यानी 24 मार्च 1931 निर्धारित था, तो उसने 23 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया। और इतिहास में आज तक कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसको रात के अंधेरे में फांसी दी गई हो। भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी दी गई और उनके शव को जेल के पिछली दीवार से, पिछले दरवाजे से ले जाया गया और फिर उसके बाद में सतलुज के किनारे उसे केरोसिन, मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का प्रयास किया गया। ऐसा करते हुए वहाँ के आसपास के गांव वालों ने देखा और उन्होंने समूह के साथ इकट्ठा होकर के भगत सिंह के अधजले शरीर को इकट्ठा किया और हुसैनी वाला गांव, जो आज भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे विधि पूर्वक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थली है, जो सभी तीर्थ स्थलों से पवित्र है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो आजीवन साथ में रहे और साथ ही में शहीद हो गए, और आज साथ ही में उनकी समाधि स्थली है। फांसी से कुछ घंटे पहले एक अंग्रेज सिपाही उन्हें बुलाने के लिए आता है और उनसे पूछता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बातें कर रहा है, आप मुझे केवल 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं ये ख़त्म करके खुद आता हूँ। सोचिए, ये विचारधारा थी उनकी शिक्षा से संबंधित। आज के युवाओं में वो अपनी एज देखते हैं कि 25 साल 30 साल की उम्र हो गई, उनका एग्ज़ाम देने का टाइम ख़त्म, उनकी पढ़ाई भी ख़त्म। उनके सामने कौन सा एग्ज़ाम था, उनको कौन सी नौकरी करनी थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका ये समर्पण था, उनका ये लगाव था कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी वो किताब पढ़ रहे थे। और उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने अंतिम इच्छा कहा कि केवल 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, इस किताब के 15 पेज 10 पेज बाकी हैं, इसे मैं कंप्लीट करके खुद आता हूँ। ये उनकी सोच थी। वो कहते थे कि किसी भी देश के शिक्षार्थियों का काम, विद्यार्थियों का काम शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन उस देश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर उनको नहीं बताया जाता तो मैं ऐसी शिक्षा को निकम्मी समझता हूँ। क्योंकि जब तक छात्र इन सारे बातों से अनभिज्ञ रहेंगे तब वो उसमें परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। वो कहते थे कि युवा का मतलब होता है क्रांति। युवा किसी देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए पर्याप्त होते हैं। किसी देश में अगर बदलाव आता है तो युवा ही ला सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को भगत सिंह जी से काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। केवल 28 सितंबर वाले दिन ही नहीं, बल्कि भगत सिंह की सोच को आजीवन अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। फांसी से पहले जब उनका वजन मापा गया, इतिहास में ऐसा कोई कैदी नहीं हुआ आज तक
जिसका फांसी से पहले 4 किलो वजन बढ़ गया हो। यानी ऐसा लगता था कि भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि कितनी जल्दी हमको फांसी हो और कितनी जल्दी हम देश के लिए मर मिटे। ये उनकी सोच थी। उनका मानना था, वो अंग्रेज़ों से कहते थे कि तुम मुझे मार सकते हो परंतु मेरे विचारों को नहीं मार सकते। तुम एक भगत को मारोगे, लाखों भगत पैदा हो जाएंगे। तुम किसे किसे मारोगे? और हुआ भी ऐसा। भगत सिंह की शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में ज्वाला उत्पन्न हो गई और सभी एकत्रित होकर के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। भगत सिंह की शहादत से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान से बाहर जा करके INA की स्थापना की, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। और उस आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उनको भारत से भगा दिया। आज भले ही भगत सिंह का शरीर हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी सोच, उनके विचार आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के हृदय में निवास करते हैं। आज भी जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है, तो समझ लो कहीं पे वहाँ भगत सिंह मुस्कुरा रहे होते हैं। भगत सिंह के सपनों का भारत था कि जहाँ पे अन्याय, गरीबी, भूखमरी ये सब ना हो, जहाँ पे जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये सारे जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, ये सब व्याप्त ना हो। तो आज भारत के सभी युवाओं को भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा ले करके राष्ट्रीय एकता को पुनर्स्थापित करना चाहिए, जिससे भारत सफलता के नए ऊंचाइयों को, सफलता के नए आयामों को प्राप्त कर सके। पुनः भगत सिंह जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।